नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं कक्षा क्लास 6 से लेकर 12th तक हिंदी साहित्य का थ्योरी और क्वेश्चन करेंगे और व्याकरण हिंदी ग्रामर भी लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर हम करेंगे मल्हार, ये आपको 6 में क्लास 6 और क्लास 7 दोनों में है। तो चलिए थ्योरी पढ़िए, उसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन भी करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला है मातृभूमि। मातृभूमि के रचनाकार हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि माने जाते हैं। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 ईस्वी में तथा इनका देहावसान यानी कि मृत्यु 1988 ईस्वी में हुआ था। गांधीवाद से प्रेरित इनकी यशस्वी रचनाएं हिंदी साहित्य की अनमोल विधि है। वे पूर्णतः राष्ट्र को समर्पित कवि है। इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अंग्रेजों को भरपूर विरोध किया। इनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय देशभक्ति था, जो कि इनकी चर्चित रचनाएं हैं बढ़े चलो तथा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इनकी चर्चित रचनाएं हैं। कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन बर्फ की ढकी चोटियों, हरे भरे जंगल, झरने, नदियां के रूप में करता है। कविता में वंशी पुनीत गीता पंक्ति का अर्थ श्री कृष्ण की बांसुरी और उनके द्वारा सुनाई गई गीता से है। हिंद महासागर के लिए कविता में सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रकृति सुंदरता की सराहना की गई है। यमुन शब्द इस कविता में यमुना नदी के लिए प्रयोग किया गया है। त्रिवेणी का अर्थ होता है तीन नदियों की मिली हुई धारा। जहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है, धारा होता है मिलाव, वहीं पे हम त्रिवेणी उसको कहते हैं। जैसे देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती, तीन नदियों का यहाँ पे नदियों की मिली हुई धारा है, उसको त्रिवेणी कहते हैं। दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु को मलय कहा जाता है। मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने अपने देश भारत की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता और महानता का गुणगान किया है। कवि कहता है, भारत वह देश है जहाँ हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत है। कवि कहता है, भारत वह देश जहाँ हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत है, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती है और जहाँ राम, श्री कृष्ण, बुद्ध जैसे महापुरुष ने जन्म लिया। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए और उसके लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय, नदियां, झरने, बाग, धार्मिकता, गंगा यमुना, मलय, पवन, इतिहास में हो गया राम, सीता, कृष्ण, बुद्ध और संस्कृति तथा वीरता का सुंदर चित्रण है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि है। यह एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध है। कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा इसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से थ्योरी समाप्त होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, प्रत्येक चैप्टर वाइज थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इस टॉपिक से क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? ऑप्शन है ए चरण, बी वंशी, सी हिमालय, डी सिंधु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिंधु। चरण शब्द का अर्थ पैर होता है। हिमालय एक पर्वत का नाम है। वंशी का अर्थ बांसुरी होता है। सिंधु महासागर शब्द का पर्यायवाची होता है। अतः हिंद महासागर शब्द के लिए कविता में सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंद महासागर का प्राचीन नाम
सिंधु महासागर था, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। हिंद महासागर से अपनत्व के कारण इसे सिंधु नाम से पुकारा, इसीलिए सिंधु शब्द सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी करेंगे साथ में उसका डिस्कशन भी करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या है? ऑप्शन है ए भारत की प्रशंसा की गई, बी भारत के महापुरुषों की जय की गई, सी भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई, डी भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई। इसका देखिए आंसर, मातृभूमि कविता में भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय पवन, घनी अमराइयों आदि की चर्चा अधिक की है, इसीलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई। दूसरे शब्दों में देखें तो देखिए, मातृभूमि कविता में हिमालय, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के महापुरुष तथा देशवासियों की वीरता आदि सभी का वर्णन किया गया है। इसमें पूरे भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि इस कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है। भारत में मेरी मातृभूमि है क्योंकि मैं भारत में जन्मा हूँ। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दों के सही अर्थों या संदर्भों में मिलाइए। तो सही अर्थ या संदर्भ में मिलाना है। तो देखिए ऑप्शन में देख सुनिए, यहाँ से मिलान करना है। तो फर्स्ट में है गंगा यमुना, तो गंगा यमुना क्या है? तो भारत की प्रसिद्ध नदियां है। सेकेंड है, दूसरा में देखिए सीता, सीता क्या है? सीता जनक जी की पुत्री जानकी है। तीसरा है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण क्या है? तो श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र वसुदेव के पुत्र वासुदेव है। उसके बाद है हिमालय, हिमालय क्या है? तो हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वत माला है। तो फर्स्ट का ख हो गया, सेकेंड का ग, थर्ड का क और फोर्थ का घ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका देखिए, गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां है, सीता जनक की पुत्री जानकी है, श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र वासुदेव, हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला है। उसके बाद है त्रिवेणी, यहाँ पे इसका डिस्कशन और देखिए, त्रिवेणी 3 नदियों की मिली हुई धारा या संगम, मलय पवन दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, सिंधु समुद्र एक नदी का उपनाम यानी कि नाम है, एक नदी का नाम है, रघुपति श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र हैं, गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, मेरी मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। पंक्ति का आशय क्या है? ऑप्शन है ए में सत्य और धर्म किसी दुश्मन को हराने के लिए पीछे नहीं हटते, बी है हम अत्याचार का खात्मा युद्ध से करते हैं, और सी में है दया सत्य और अहिंसा को अपनाकर देश का हित करते हैं, और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका देखिए डिस्कशन देखिए, भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए यहाँ के गौरवशाली इतिहास का आधार बनाकर अपनी बात
प्रमाण पूर्वक कहते हैं, सत्य और धर्म किसी दुश्मन को हराने के लिए यदि युद्ध भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटते। हम वीरतापूर्वक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। एक तरफ हम अत्याचार का खात्मा युद्ध से करते हैं और दूसरी तरफ दया, सत्य और अहिंसा को अपनाकर न केवल अपने देश का हित करते हैं अपितु गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म को विदेशों तक पहुंचाने वाले भी हमारे जन्मभूमि और मातृभूमि के मानव ही हैं। हिंदू भावों की अभिव्यक्ति नहीं, मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में कोयल कहाँ रहती है? ऑप्शन है पेड़ों पर, आम के बगीचों में, बी है पानी में, सी रेगिस्तानों में और डी है पहाड़ों पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेड़ों पर, आम के बगीचों में। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है तन मन कौन संभालती है? ऑप्शन है मलय पवन पर्वत से नहीं आती है, बी में है मलय पवन में खुशबू नहीं होता है और सी में है तन मन नहीं संवारता है और डी है मलय पवन चंदन की खुशबू युक्त तन मन संवारती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मलय पवन चंदन की खुशबू युक्त तन मन संवारती है। यह पवन दक्षिण भारत के मलय गिरी पर्वतों के शिखरों से बहकर आती है। यह चंदन की खुशबू युक्त होती है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है झरने कहाँ से झरते हैं? ऑप्शन है मैदानों में, तालाबों में, पहाड़ों तथा पहाड़ियों से और डी है कुओं में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ों तथा पहाड़ियों से। झरने हमारे देश के पहाड़ और पहाड़ियों से झरझर कर नीचे बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सुनाया था? ऑप्शन है युद्ध नहीं करना चाहिए, बी है अत्याचारी प्रेम की भाषा न समझे तो युद्ध करना, सी में है गीता का उपदेश नहीं दिया था और डी है क्षत्रिय धर्म का पालन मत करो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अत्याचारी प्रेम की भाषा न समझे तब युद्ध करना। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने प्रियजनों के सामने देखकर युद्ध न करने का निश्चय किया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित करते हुए क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध करने को कहा। जब कोई अत्याचारी प्रेम की भाषा न समझे तो युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। इन उद्देश्यों को गीता में संकलित किया गया है। गीता में संकलित ये उपदेश हमारी अमूल्य निधि है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है गौतम ने किसका यश बढ़ाया? ऑप्शन है ए देश विदेश में सत्य, दया, अहिंसा को फैलाकर भारतवर्ष का यश बढ़ाया, बी है गौतम बुद्ध ने प्रचार प्रसार नहीं किया और सी है बुद्ध ने प्रेम का संदेश नहीं दिया, डी में है बुद्ध ने अहिंसा करने पर जोर दिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देश विदेश में सत्य, दया, अहिंसा को फैलाकर भारतवर्ष का यश बढ़ाया। गौतम बुद्ध के सत्य, दया और अहिंसा वाले विचारों ने देश विदेश में फैलाकर भारतवर्ष का यश बढ़ाया। बौद्ध धर्म का जन्म, इसका प्रचार प्रसार भारत से ही पूरे विश्व में फैला हुआ है और प्राणी जगत में सभी से प्रेम करो संदेश दिया। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कविता के अनुसार किसका पानी लहर रहा है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि गंगा, यमुना और त्रिवेणी यानी कि 3 नदियों की संगम स्थल, गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल में पानी हिलोरे लेकर उमंग, जोश और मस्ती से आगे बढ़ता है कि मानो ये तीनों नदियां मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? तो जब किसी वाक्य में सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जब एक ही वर्ण बार बार आती है उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पे ज वर्ण बार बार यहाँ पे आया हुआ है। जन्मे जहाँ जन रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, या ज वर्ण की बार बार आवृत्ति है, इसी वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कहानी है गोल। इनके लेखक है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म सन 1904 में प्रयोग में एक साधारण परिवार में हुआ था। सबसे एक कहानी सुनने से पहले मेरी बात सुनिए। डेली हम 2 से 3 कहानी का थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन उसी कहानी से, उसी टॉपिक से क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर पहला क्वेश्चन हो गया है। पहला थ्योरी किए हैं कहानी, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लिए और दूसरा चैप्टर करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट कहानी है, कविता है, वो भी हम देखेंगे और हिंदी ग्रामर भी लेकर आएंगे। तो चलिए दूसरा चैप्टर क्वेश्चन है, सॉरी थ्योरी है। गोल मेजर ध्यानचंद। गोल जो है उनके लेखक है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म सन 1904 में प्रयोग में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में झांसी आकर बस गए। इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। भारत में इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। यह अध्याय महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के जीवन पर आधारित है, जिन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। इनके पिता सेना में थे और ध्यानचंद ने भी 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हो गए। वे फर्स्ट ब्रांजन रेजिमेंट में शामिल हुए, जहां से उनके हॉकी खेलने की शुरुआत हुई। ध्यानचंद ने अपने खेल करियर में अनेक उपलब्धियों की, लेकिन 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स उनकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की और अपनी टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। इस प्रतियोगिता में उनके खेल के अनोखे अंदाज और कौशल से प्रभावित होकर दुनिया में उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। यह उपाधि सिर्फ उनके गोल करने की क्षमता के कारण नहीं, बल्कि उनकी खेल भावना और टीम के प्रति उनके समर्पण के कारण मिली। मेजर ध्यानचंद की खेल भावना का एक उदाहरण तब देखने को मिला जब एक बार खिलाड़ी ने उन्हें गुस्सा में आकर चोट पहुंचाई। ध्यानचंद ने बदले में उसे हराने का वादा किया, लेकिन उन्होंने यह बदला गुस्सा या हिंसा में नहीं, बल्कि उसके अपने उत्कृष्ट खेल से लिया। इस घटना ने यह साबित किया कि ध्यानचंद एक महान खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि एक महान इंसान भी थे। ध्यानचंद का जीवन और उनके विचार आज भी हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता के लिए लगन, साधना और खेल भावना का होना जरूरी है। उनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे लाखों लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। यह अध्याय न केवल ध्यानचंद की उपलब्धियों का वर्णन करता है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि यह अध्याय न केवल ध्यानचंद की उपलब्धियों का वर्णन करता है, बल्कि हमें यह सिखाता भी है कि सफलता के लिए सिर्फ कौशल ही नहीं, बल्कि समर्पण, धैर्य और सही दृष्टिकोण का होना भी आवश्यक है। मेजर ध्यानचंद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। यह अध्याय मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल का कुछ अंश है। यह 1952 में स्पोर्ट एंड पास टाइम मद्रास द्वारा प्रकाशित किया गया था। डोंडी या गोथा, भील भिलाना बच्चों का खेल है। डोंडी और गोथा शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। यह बांस की बनी होती है। यह खेल
होली का त्योहार आने के कुछ दिन पहले से खेला जाता है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन पे द्वित और गोथे यानी कि गेंद और डंडे आग में डाल दिए जाते हैं। उसके बाद है चैप्टर समाप्त हुआ। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। मेजर ध्यानचंद का सफलता का मूल कारण क्या था? ऑप्शन है ए खेल में हिंसा करके बदला लिया, बी में है खेल में गुस्सा करना चाहिए, और सी में सफलता के मंत्र में खेल भावना को शामिल किया, और डी में है खेल में गोल का श्रेय खुद लेते थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सफलता के मंत्र में खेल भावना को शामिल किया। यही उनकी उत्कृष्ट खेल भावना थी जो कि निम्नलिखित है। उन्होंने हिंसा के बदले गोल करके बदला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया गया? ऑप्शन है हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, हॉकी में खेल भावना को शामिल नहीं किया था, सी में है हॉकी के खेल में उन्हें जादूगर नहीं कहा जाता था, और डी में हॉकी में दुनिया भर के खेल प्रेमियों के चहेते नहीं बन पाए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना इसलिए शुरू किया कि उन्हें हॉकी खेलने के लिए विशेष कौशल के कारण सफलता के मंत्र में खेल भावना को शामिल किया। इसी खेल भावनाओं के कारण लोगों ने इन्हें हॉकी का जादूगर कहा और वे दुनिया भर के खेल प्रेमियों के चेहरे बने। उनकी यह भावना उनके कौशल व्यक्तित्व का अभिन्न अंग था। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? ऑप्शन सुनिए। ए है वे निरंतर अभ्यास में अपने कौशल को निखारते रहते थे, बी में है उनमें खेल के प्रति लगन और समर्पण दिखाया, सी में है अपने व्यवहारों से दूसरों को प्रेरित करते थे, और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जो कि मेजर ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनके अनूठे गुणों और दृष्टिकोण से निहित था। निरंतर अभ्यास यानी कि वे लगातार अपने कौशल को निखारते रहते थे। लगन और समर्पण, उन्होंने खेल के प्रति पूर्ण समर्पण दिखावा। नेतृत्व कौशल, साथी खिलाड़ियों को गोल करने के अवसर देकर टीम का मनोबल बढ़ाते। विनम्रता यानी कि अपनी प्रसिद्धि के बावजूद विनम्र रहे। रणनीतिक सोच, कैसा सोच था सो देखिए, खेल में कुशल रणनीति का प्रयोग करना। अनुशासन, सैन्य पृष्ठभूमि के कारण कड़े अनुशासन का पालन करते थे। प्रेरणादायक व्यक्तित्व, अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करते थे। इन गुणों के समन्वय से ध्यानचंद न केवल एक महान खिलाड़ी बल्कि हॉकी का जादूगर बना दिया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद अपने प्रतिद्वंदी से बदला किस प्रकार लेते थे? ऑप्शन है ए ज्यादा गोल नहीं करना, बी शांत रहकर अपने खेल पर ध्यान देना, सी है शांति नहीं रहकर, और डी है टीम के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन नहीं करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शांति रहकर अपने खेल पर ध्यान नहीं देना। यही मेजर ध्यानचंद अपने प्रतिद्वंदी पर क्रोध से आता और पलट कर बदला लेने की इच्छा भी होती। एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर संयम रखते थे, क्योंकि हार जीत होना खेल का नियम होता है। शांत रहकर अपने खेल पर ध्यान देना, टीम के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन करना, और ज्यादा गोल करके अपनी योग्यता साबित करना। इसी तरह मैं बिना किसी को चोट पहुंचाए अपनी श्रेष्ठता दिखा सकता था। यह तरीका खेल भावना के अनुकूल होता और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कब बनाया गया था? ऑप्शन सुनिए। ध्यानचंद को हॉकी टीम का कप्तान नहीं बनाया गया था, बी में है ध्यानचंद को फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया था, और सी में है सन 1936 ईस्वी में
बर्लिन ओलंपिक ने अपने उनको कप्तान बनाया गया था। और डी में ध्यानचंद को बर्लिन ओलंपिक में कप्तान बनाया गया तो स्वर्ण पदक नहीं जीते थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सन 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक में उनको कप्तान बनाया गया था। उन्नीस सौ 36 में कप्तान बनाया गया था। उस समय सेना में लॉस नायक थे। मेरा हमेशा कोशिश रहता कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि वह गोल करने का श्रेय मिल जाए। इसीलिए अपने खेल का भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक ने हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब और कहां हुआ था? इसका ऑप्शन सुनिए। सन 1907 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, सन 1932 ईस्वी कानपुर उत्तर प्रदेश, और सी है सन 1905 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी है सन 1925 वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त सन 1905 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। वे बाल्य जीवन में खिलाड़ी के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते थे, इसलिए हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी बल्कि सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी। ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत व विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में उनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक और 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक उनके जन्म दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इनका 3 दिसंबर सन 1979 ईस्वी को दिल्ली में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोथा शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन सुनिए। खेल की हाथ लकड़ी, खेलने की हाथ लकड़ी, बी में है हॉकी, सी पानी में हाथ पैर चलाना, और डी है लकड़ी का पहिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खेलने की हाथ लकड़ी, जो कि गोथा का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खेलने की हाथ लकड़ी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, डोंडी या गोथा कब खेला जाता है? ऑप्शन है दीपावली के त्योहार आने से पहले, बी होली का त्योहार आने से कुछ दिन पहले, और सी है सावन में, और डी है चैत्र नवरात्र में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, होली का त्योहार आने के कुछ दिन पहले खेला जाता है डोंडी या गोथा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, डांडी या गोथा किसका खेल है? ऑप्शन है जरावा जनजाति के बच्चों का, बी है गोंड जनजाति के बच्चों का, सी है भील भिलाला बच्चों का, और डी है खैगा जनजाति के बच्चों का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भील भिलाना बच्चों का खेल है डोंडी या गोथा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।